नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल के लेक्चर्स में हमने बात करी थी उत्तराखंड के इतिहास में कुलीन वंशों के बारे में, और कल हमने दूसरे चरण में जो शुरुआत करी थी विष्णुदेव या विषदेव, उसके बाद आंगलराज, धनभूति सेकंड, बलभूति, अमोघभूति, मनमथ, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपाली, छत्रेश्वर, भानु, रावण, इनके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो अमोघभूति के बारे में बात करूँ तो अमोघभूति को बताया जाता है कुलिंदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा, इसे बताया जाता है ना। कुलिंदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा किसे बताया जाता है? तो किसे बताया जाता है दोस्त? ये अमोघभूति को बताया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अमोघभूति को सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो अमोघभूति एक ऐसा राजा रहा है जिसने कुलिंदों में सर्वाधिक मुद्रा जारी करी है ना। सीधा सा सवाल बनेगा, कुलिंदों में सर्वाधिक मुद्रा किसने जारी करी है ना। कुलिंदों में सर्वाधिक मुद्रा किसने जारी करी? सर्वाधिक मुद्रा जारी करने वाला कुलिंद राजा कौन था दोस्त? ये था हमारा अमोघभूति। ठीक है, और जब इसने मुद्राएं जारी करी, इसने मुद्राओं पर अपनी उपाधि को भी क्या करा था? अंकित करवाया था, है ना। ऐसा राजा जिसने उपाधियों पर अपनी सिक्कों पर अपने उपाधि को अंकित करवाया तो कौन था? अमोघभूति था। और इसने क्या उपाधि लिखवाई थी सिक्कों के ऊपर? तो इसने उपाधि क्या लिखवाई थी सिक्कों पर? इसकी उपाधि थी अमोघभूति रजकुनिंदस महर्जस। ठीक है, अमोघभूति रजकुनिंदस महर्जस, इसकी क्या थी? मुद्राएं थी या मुद्राओं पर लिखी हुई इसकी उपाधि थी। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो कुलिंदों में जो पद हुआ करता था वो वंशानुगत नहीं था, है ना। जो ये है वंश, एक के बाद एक वंश, कि बाप के बाद बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो कुलिंदों में वंशानुगत नहीं था, कुलिंद शासन वंशानुगत नहीं था। और ये किसके अनुसार है ये बात? ये है डॉक्टर एमपी जोशी के अनुसार। डॉक्टर एमपी जोशी ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसमें कुलिंदा के सिक्कों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है ना। सिक्कों पर आधारित, कुलिंदों के सिक्कों पर आधारित एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्त? ये पुस्तक है डॉक्टर एमपी जोशी की। इसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदा कॉइन्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदा कॉइन्स। ठीक है दोस्त, ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर एमपी जोशी ने। इस पुस्तक में कुलिंदों के जो भी हमारी मुद्राएं प्राप्त हुई है उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्या मुद्राएं प्राप्त हुई है वो चीज हमें देखनी थोड़ी सी जरूरी हो जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कुलिंदों के बारे में जो जानकारी मिली है, पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं आखिरकार क्या स्रोत मिले हैं जिनके आधार पर हम कुलिंदों को पढ़ रहे हैं ना। तो कुलिंदों के वंश की जानकारी के जो स्रोत रहे हैं, है ना, कुलिंद वंश के जो स्रोत बताए गए हैं, जानकारी के जो स्रोत हैं, है ना, वो बेसिकली स्रोत बताए गए हैं 5 अभिलेखों को माना गया है। स्रोत किन्हें माना गया है? 5 अभिलेखों को माना गया है। इनके आधार पर यह कंफर्म हुआ है कि कुलिंदा या कुलिंद वंश के लोग रहे होंगे ना। 5 अभिलेखों के बारे में क्या है जानकारी, विश्लेषण कर ये बताया गया है कि भैया ये अभिलेखों से जानकारी हमें प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। तो ये जो 5 अभिलेख 2 राज्यों से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश और यूपी, है ना। मध्य प्रदेश और यूपी से। कितने राज्यों से? 2 राज्यों से ये प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश से 4 अभिलेख मिले हैं, यूपी से 1 अभिलेख मिला है। ठीक है, ये जानकारी देता है हमें कुनिंद वंश के बारे में। ठीक है, अगर बात करूं कुनिंद वंश की मुद्राओं के बारे में, है ना, कौन जानकारी देता है, तो मुद्राओं के बारे में अभी मैंने बताया, डॉक्टर एम पी जोशी की पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस। इस पुस्तक में कुनिंदों के सिक्कों के बारे में, है ना, इनकी मुद्राओं के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार कुनिंदा की मुद्राओं को 2 भागों में बांटा गया था। इस पुस्तक के अनुसार जिनकी मुद्राएं थी, कुनिंदों की मुद्रा थी, इसे 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। जो पहला भाग है प्राचीन या फिर प्रारंभिक मुद्रा, प्राचीन या फिर प्रारंभिक मुद्रा। ठीक है, दूसरा जो भाग है वह है परवर्ती मुद्रा। तो अब ये देखना होगा आखिरकार ये प्राचीन मुद्रा क्या है, परवर्ती मुद्रा क्या है। ठीक है, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारा क्लियर हो पाएगा। वो देख लेते हैं इसे भी, है ना, प्राचीन मुद्रा क्या है और परवर्ती मुद्रा क्या है। तो थोड़ा सा अंतर डिफरेंस समझकर इनका चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह है प्राचीन मुद्रा या फिर प्रारंभिक। ठीक है, और यह है परवर्ती मुद्रा। ठीक है, तो इन्हें देख के चलते हैं। पहले प्राचीन मुद्रा में पहला जो पॉइंट हो गया, है ना, पॉइंटों के आधार पर हम पढ़ेंगे। जो प्राचीन मुद्रा में पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट है इसमें राजा का नाम मुद्रा पर, राजा का नाम, है ना, राजा का नाम मुद्रा पर नहीं लिखा होगा। पहली बात, राजा का नाम नहीं लिखा होता था। ठीक है, तो इस पे क्या लिखा होता था? तो राजा का नाम नहीं था, तो क्या लिखा होगा? केवल कुनिंद लिखा होता था। क्या होता था? कुनिंद। कि किस वंश के हैं? कुनिंद के हैं। और कुनिंदों में भी एक स्पेशल वर्ड इनमें देखने को मिलता था, कादस्य, है ना। क्या शब्द देखने को मिलता था इनकी मुद्राओं पर? कादस्य, जिसका अर्थ कनिंगम ने जो निकाला है वो किससे निकाला है, किससे जोड़ा है? जन शब्द से जोड़ा है ना, जन से जोड़ा है। तो ये सारे सवाल बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो कादस्य शब्द किस प्रकार की मुद्राओं में देखने को मिलता था? तो आप डायरेक्टली लगा दोगे प्रारंभिक मुद्रा या प्राचीन मुद्राओं में जो कुनिंदों की थी उनमें देखने को मिला करता था। ठीक है, आगे बात करें तो वही प्रवर्ती मुद्रा में देखो तो, है ना, राजा का नाम सिक्कों पर लिखा होता था। राजा का नाम क्या होता था? लिखा होता था। कैसे लिखा होता था? उपाधि के रूप में लिखा होता था। कैसे लिखा होता था? उपाधि के रूप में लिखा होता था। ठीक है दोस्त, उपाधि के रूप में लिखा होता था। आगे चले तो प्रारंभिक मुद्रा केवल तांबे की बनी होती थी। प्रारंभिक मुद्रा केवल तांबे की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? केवल तांबे की बनी होती थी। जबकि परवर्ती मुद्रा तांबे और रजत की बनी होती थी। ठीक है, तांबे और रजत की बनी होती थी। तीसरी बात करो तो तीसरे नंबर की बात करो, ये वो पॉइंट है जो एग्जाम में आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तीसरा, प्रारंभिक मुद्राओं की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, प्रारंभिक मुद्राओं की जो लिपि थी वो क्या थी? प्रारंभिक जो सिक्कों पर लिखा होता था उसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी, है ना, यानी बाएं से दाएं की ओर लिखी होती थी। जबकि परवर्ती में कैसी थी लिपि? ब्राह्मी जमा खरोष्टी, ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों थी। ठीक है दोस्त, खरोष्टी दोनों थी। आगे चले तो थोड़ी सी
आपको बता दूं मैं देखने में किस प्रकार से हुआ करते थे ना, तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं प्राचीन मुद्रा तो इस प्रकार से रही होगी, इस प्रकार से ना, ये है इसका अगला हिस्सा अग्रभाग है ना, सिक्कों का अग्रभाग, और इस प्रकार से ही यह पश्चिम। तो क्या विशेषता रही थी है ना प्राचीन मुद्रा की, वो देख कर हम बताते हैं। पिछले भाग में जो पीछे का भाग था, चलो आगे से शुरुआत करते हैं। आगे के भाग में बोधि वृक्ष का चित्र हुआ करता था है ना, बोधि वृक्ष का चित्र, वही बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष का चित्र। ठीक है, और बौद्ध धर्म के 3 रतन है ना, बौद्ध धर्म के 3 रतन यहाँ पर क्या होते थे, बने होते थे। 3 रतन लिखा होता था, बुद्ध, धम्म और संघ, ये यहाँ पर क्या होता था, 3 रतन ये लिखे हुए होते थे। ठीक है, अग्रभाग में, जबकि पिछले भाग में सूर्य और इसकी किरणें बनी होती थी ऐसे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्राचीन मुद्राएं कुनिंदों की देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो इस प्रकार की मुद्रा का चलन करवाया था सबसे पहले ना, ये वाली मुद्रा का चलन करवाया था, और सबसे पहले सुबह ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रारंभिक मुद्रा का चलन किसने करवाया, सुबह राजा ने करवाया था, जो पहला राजा है ना जिसने शुरुआत करी थी, उसने कराई थी। ठीक है दोस्त, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि सुबह किस धर्म का अनुयायी रहा होगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी रहा होगा, क्योंकि इसने अपने सिक्कों पर बौद्ध के 3 रतन करवाए हैं है ना। तो यहाँ से पता लगता है सुबह किस धर्म का रहा होगा, किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे चलते हैं। जबकि दूसरी ओर बात करूं प्रवर्ती मुद्राओं में, ये मुद्राएं 3 भागों में बटी होती थी। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा और छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। ठीक है दोस्त, ये 3 प्रकार की मुद्रा आपस में क्या होती थी, प्रवर्ती मुद्रा के ही भाग हुआ करते थे। तो अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा है ना, क्योंकि यहाँ से सवाल एग्जाम में डालता है। तो सबसे पहले देखते हैं अमोघ भूति या अल्मोड़ा डाल देते हैं। सबसे पहले अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। ठीक है, इन्हें भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस में पढ़ेंगे ताकि याद करना आसान हो। तो सबसे पहले डाल देते हैं अमोघ भूति। कैसे भी डाल लेता आगे पीछे करके ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पर डाल लो अमोघ भूति के बाद अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है, फिर डाल लो छत्रेश्वर प्रकार। अमोघ भूति में पहला पॉइंट क्या बनेगा, अमोघ भूति नाम से पता लग रहा है मुद्रा किसने चलवाई होगी, अमोघ भूति ने चलवाई। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा अमोघ भूति ने चलवाई थी, पहला पॉइंट। ठीक है दोस्त, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा अमोघ भूति ने चलवाई। ये किसकी बनी होती थी, तांबे और रजत की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी, तांबे और रजत की बनी होती थी। किसकी भाई, तांबा जमा रजत की यह बनी होती थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा इसमें पॉइंट। ठीक है, इन मुद्राओं पर अमोघ भूति ने अपनी उपाधि लिखवाई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया उपाधि लिखवाया करते थे, तो अमोघ भूति ने अपनी उपाधि लिखवाई थी। उपाधि वही है, कौन सी है दोस्त, अमोघ भूतिस महर्जस रज कुनिंदस। ठीक है, या फिर ये थोड़ा आगे पीछे करके भी दिया हुआ है किताबों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, अमोघ भूतिस रज कुनिंदस महर्जस। कुछ किताबों में महर्जस पहले लिखा हुआ है, रज कुनिंदस बाद में लिखा हुआ है ना, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, ये आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा हमारे यहाँ से उत्तराखंड से प्राप्त हुई है कुनिंदों की, इसकी तुलना यूनानी मुद्रा है ना, इसकी तुलना यूनानी मुद्रा हेमवृष्टि छा से की गई है, हेमवृष्टि मुद्रा से की गई है।
हेमवृष्टि मुद्रा से की गई है। ठीक है, और इस प्रकार की मुद्रा की क्या विशेषता है ना, इस मुद्रा पर, अमोघभूति प्रकार की मुद्रा पर मृग का चित्र हुआ करता था, हिरण का चित्र हुआ करता था, स्वास्तिक इस पे हुआ करता था। ठीक है, और बुद्ध प्रतिमा इस पे हुआ करती थी, नंदी की प्रतिमा इस पे हुआ करती थी, और लक्ष्मी का चित्र इस पे हुआ करता था। ठीक है, ये सब इस पे हुआ करते थे। अगर आगे बात करूं तो नेक्स्ट है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, ठीक है दोस्त। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में पहला सवाल बनेगा, कुनिंदो ने सर्वाधिक मुद्रा कौन सी जारी करी, है ना। कुनिंदो द्वारा सर्वाधिक मुद्रा कौन सी जारी हुई, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा सर्वाधिक जारी करी कुनिंदो ने। ठीक है, सर्वाधिक जारी करने वाली जो मुद्रा थी कुनिंदो के द्वारा वो कौन सी थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में जो लिखा जाता था उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ था, केवल ब्राह्मी का। इसका केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा सबसे ज्यादा अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, इसी कारण इनका नाम शायद अल्मोड़ा पड़ा होगा, है ना। सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई है, अल्मोड़ा से, इसी कारण शायद नाम अल्मोड़ा पड़ा होगा, है ना। एक कथन ये भी सुनने को आता है कि अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, तो इस कारण शायद इनका नाम अल्मोड़ा मुद्रा पड़ा हो, है ना। तो बात करें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर, कुल 8 राजाओं के नाम, 8 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, है ना। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर कुल 8 राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 जो राजा हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि पाई है, जिन्होंने 4 ने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पाई है, मनमथ, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित। मनमथ, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, इन्होंने बहुत ज्यादा क्या पाई है, प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर ने चलवाई, है ना। किसने चलवाई, छत्रेश्वर ने ही चलवाई, पहला पॉइंट, छत्रेश्वर ने चलवाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, छत्रेश्वर ने चलवाई। ठीक है, तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्रा थी, इन पर भी कुछ राजाओं के नाम क्या हुए, अंकित हुए, और उन्होंने अपनी उपाधि लिखवाई। जैसे भानु और रावण ने भी, छत्रेश्वर के अलावा भानु और रावण ने भी, ठीक है, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा चलवाई थी। भानु ने भी चलवाई थी, रावण ने भी चलवाई, और इन्होंने अपना नाम भी लिखवाया उपाधि के रूप में, ये ध्यान रखना है। छत्रेश्वर ने भी लिखवाया था, इसने भी लिखवाया था ना। तो छत्रेश्वर ने भी उपाधि के रूप में नाम लिखवाया था, उपाधि थी इसकी भगवत छत्रेश्वर महात्मन, है ना। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा पर जिसने उपाधि लिखवाई उसका क्या था, भगवत छत्रेश्वर महात्मन, ये इसने उपाधि यहाँ पर लिखवाई। ठीक है, तो इसके इस प्रकार की मुद्रा की भी विशेषता क्या है, इस पर मृग का चित्र, वही सेव का चित्र, त्रिभुज का चित्र, है ना, इत्यादि हुआ करते थे। तो ध्यान दे, जो छत्रेश्वर है इसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, यह बौद्ध धर्म की इसके खिलाफ था, इसने बौद्ध की जगह शैव धर्म को अपनाया था, ये ध्यान आपको रखना है, ये सवाल बनेगा। ठीक है, तो ये थी कुनिंदों की मुद्राएं। ठीक है, तो जो कुनिंद मुद्राएं हैं, अगर देखा जाए तो कुनिंद मुद्राएं भारत के अंदर 5 राज्यों से प्राप्त हुई हैं, और 5 राज्यों में कुल 18 स्थलों से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इन्हें देख लेते हैं एक बार। कुनिंद मुद्राएं, है ना, कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं, कुनिंद मुद्राएं 5 राज्यों से, कहां से दोस्त, 5 राज्यों से, भारत के अंदर, है ना, पूरे भारत में 5 राज्यों से, और कुल मिलाकर 18 स्थलों से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 5 राज्य कौन से, है ना। हिमाचल प्रदेश, यूपी,
पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ठीक है, तो यही लिख लेते हैं एक लाइन में, है ना। सबसे पहले हिमाचल, ठीक है, हिमाचल के बाद बात करूं यूपी, फिर बात करूं पंजाब, ठीक है, फिर बात करता हूं पंजाब के बाद हरियाणा, फिर बात करता हूं उत्तराखंड। ठीक है, ये 5 राज्य हो गए और 5 राज्यों में से कुल मिलाकर 18 स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं दोस्त, 28 स्थलों से कुनिंदों की मुद्राएं प्राप्त हुई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल से। तो हिमाचल में 5 ऐसे स्थल हैं जहां से ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले चाकर, ठीक है, चाकर, फिर है हमीरपुर, फिर मंडी, हमीरपुर, मंडी, हमीरपुर, मंडी और तातमोआ, तातमोआ और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ठीक है, ये 5 स्थान हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं। यूपी में बेहट और सहारनपुर, बेहट और सहारनपुर, ठीक है। पंजाब में रोपड़, सुनेत और सुंग, रोपड़, सुंग और सुनेत, ठीक है दोस्त। हरियाणा के अंदर बात करूं तो हरियाणा में बुढ़िया, करनाल, नारायणगढ़, बुढ़िया, बुढ़िया, करनाल और नारायणगढ़, ठीक है, यह प्राप्त हुए। उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड में 5 स्थल हैं, सुमाड़ी, अठूर, अल्मोड़ा, सुमाड़ी, अठूर, अल्मोड़ा, सुमाड़ी, अठूर, अल्मोड़ा, पत्तियूर और रवाईगढ़, पत्तियूर और रवाईगढ़, यहां से प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये था हमारा कुनिंद राजवंश जो पूर्ण रूप से आज समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो जैसे मैंने बताया 200 ईस्वी तक इन्होंने राज करा था कुनिंदों ने। 200 ईस्वी के बाद, है ना, 200 ईस्वी से लेकर 457 ईस्वी तक, है ना, इस शासन में उत्तराखंड के अंदर किसी ने भी राज नहीं किया है। और ये वाला शासन, ये वाला जो समय काल है गणतंत्र काल कहलाता है, उत्तराखंड का गणतंत्र काल कहलाता है। ठीक है, इस काल के बाद यहाँ पर सामंतशाही शासक देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सामंतशाही शासक देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सामंतशाही शासकों में, है ना, कि कनिष्क कैसे आया था, है ना, किस प्रकार उन्होंने अपने छोटे छोटे मौखरी वंश, इस प्रकार के वंशों का उदय किस प्रकार से हुआ था, ये सारी कहानी हम आगे देखने वाले हैं। पर उसे देखने से पहले यहाँ पर छोटी सी कड़ी हम पढ़ेंगे पौरव वंश की, है ना, पौरव वंश, उनसे भी पहले हम इसे देख लेंगे, है ना, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो ये थोड़ा समझना यहाँ पर आसान हो जाएगा पौरव वंश। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा पौरव वंश के बारे में। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू दोस्तों।